वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑन लेंस। लेंस के बारे में आप लोग पहले भी क्लास 10 में कुछ पढ़े हो, और मैं बताऊं इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कि हमारा क्लास 12 में भी लेंस की वही सब चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। और बस क्लास 10 में फॉर्मूला दे दिया गया था, यहाँ पर कुछ प्रूफ वगैरह करते हैं, डिराइव करते हैं फॉर्मूले को, और थोड़ा सा कुछ कटिंग ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऐसे करके कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो मुझे मालूम है आप लोग कोरोना की उपज हो, क्लास 10 का लेंस तो गया होगा नहीं, तो कोरोना खा गया था। तो ठीक है, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ए लेंस। इससे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, जिसमें हम लोग दो आइटम पढ़े थे, एक था स्लैब, दूसरा था प्रिज्म। स्लैब किसको कहते हैं? when the incident surface and the emergent surface are parallel। और प्रिज्म किसको कहते हैं? when they are not parallel। लेंस किसको कहते हैं? if the radius of curvature of incident surface and emergent surface are not same, not equal, then that is called a lens। अगर equal है, not a lens। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? if radius of curvature of incident surface and emergent surface are not equal, then the transparent medium is called a lens। अगर इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस का रेडियस अलग अलग है। अब व्हेन आई से अबाउट रेडियस, आप लोग आगे भी पढ़े होंगे, जब मिरर की चैप्टर में भी पढ़े होंगे, अब भी पढ़ोगे साइन कन्वेंशन। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, इसलिए कभी रेडियस को पॉजिटिव कभी नेगेटिव लिया जाता है। दोनों का रेडियस बराबर है, मतलब दोनों का रेडियस का सेंटर का डायरेक्शन भी बराबर होगा और डिस्टेंस भी बराबर होगा। जैसे मैं कहूँ कि ये एक लेंस है जिसको आप प्यार से बाइकॉन्वेक्स लेंस कहते हो सकता है कि इसका रेडियस r है लेकिन सेंटर इधर है। ये सरफेस का रेडियस भी r है लेकिन सब इधर है सेंटर, मतलब दोनों रेडियस अलग अलग है बाय साइन। समझ में आ रहा है? और दोनों का रेडियस अलग अलग ऐसे भी हो सकता है बाय मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे दिस इज ए लेंस। और सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई एक सरफेस है और ऐसा कोई एक सरफेस है, ये सरफेस का कुछ तो रेडियस है जबकि ये सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट है, प्लेन सरफेस है। सो दिस इज ए लेंस। वह लाइट इधर से घुस के इधर से निकलेगा या इधर से घुस के इधर से निकलेगा। इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर हैविंग टू डिफरेंट रेडियाई। समझ में आया क्या? सपोज हम कहेंगे कि ये ऐसा कोई है और चलो मानते हैं कि ये है एक सरफेस और हुआ यूं है कि ये है दूसरा सरफेस। लेट मी ड्रॉ इट। ओहो सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट। ये हो गया दूसरा सरफेस। नाउ देयर आर टू सरफेसेस अगेन। देखो तो दोनों का रेडियस का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है। सो दिस इज नॉट ए लेंस। हम लोग जो सन गॉगल्स पहनते हैं वो भी तो कर्व रहता है, कर्व रहने से लेंस नहीं होता है, उसका दोनों सरफेस बराबर रेडियस के होते हैं, इसलिए वो लेंस जैसे काम नहीं करता है ना। दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होना जरूरी है। तो ये हो गया लेंस, ये भी हो गया लेंस, और ये नॉट ए लेंस। दिस इज नॉट ए लेंस। ये लेंस है, ये लेंस है, ये नॉट लेंस। तो समझ में क्या आया? इंसिडेंट सरफेस इमर्जेंट सरफेस का रेडियस अलग अलग होना चाहिए। अब ये लेंस फिर से दो किस्म की हुए। जो लेंस के बारे में बात करें अभी, ये दो किस्म के हुए। सपोजिंग हम बात करें
कि कोई एक लेंस ऐसा जिसको आप लोग देखते हो, सपोज हियर इज ए लेंस लाइक दिस, आई कैन कंसिडर दिस लेंस एज ए, आई एम टॉकिंग अबाउट थिन लेंसेस। आपकी कोर्स में क्या है? थिन लेंस, द थिकनेस ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल। व्हाई थिन लेंस, व्हाई नॉट थिक लेंस, आएंगे उसमें भी आएंगे। थिक हो जाएगा तो हमारे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे वो सारा हम लोग देखेंगे। फिलहाल थिन लेंसेज की बात चल रहा है। अगर हम एक लेंस की बात करें, ऐसा कोई एक लेंस है, तो आई कैन कंसिडर दिस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रिज्म लाइक दिस, ए थिन स्लैब लाइक दिस, and another prism like this। ऐसा सोच सकते हैं ना, I can consider the combination of three, a slab, a prism and a prism। Okay, now suppose हम जानते हैं कि यहाँ से कोई अगर रे ऐसे आएगा, in case of a prism आप जानते हो it bends towards the base, और यहाँ से कोई रे आएगा it will also bend towards the base। That means the two rays which are parallel to the principal axis are likely to converge। So this lens is called a converging lens, क्योंकि rays passing through it are converging। इसका मतलब इसमें भी अगर ऐसे रे आएंगे तो पास करने के बाद they will converge। Why they converge? You understand? The mechanism is that of a prism। तो ये यहाँ पे converge कर रहा है, हम कहेंगे ये बात हो गया converging lens का। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कोई एक लेंस जिसका शेप कुछ ऐसा है, ये सबको नेमिंग करेंगे हम लोग, फिलहाल तो हम लोग समझ रहे हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्रिज्म लाइक दिस। सर प्रिज्म होने से तो ये पूरा ऐसे होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे होने की जरूरत नहीं, दोनों सरफेस मस्ट नॉट बी पैरेलल। इंसिडेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस मस्ट नॉट बी पैरेलल। दिस इज व्हाट इज द स्लैब and this is another prism like this। अब देखो तो अगर कोई लाइट रे ऐसे आएगा, it will bend towards the base, it will bend towards the base मतलब ये ऐसे चले जाएगा। लाइट रे ऐसे आएगा, it will bend towards the base, so we will go like this। That means a parallel beam of rays diverge। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे ये रे ऐसे आ रहा है, ये इधर चला गया, ये रे ऐसे आ गया, ये इधर चला गया, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। तो लेंस दो किस्म का हुआ, एक हुआ बाय नेचर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कनकेव कन्वेक्स ऐसे मत याद रखो, बिकॉज देयर आर कनकेव कन्वेक्स जैसे बोलते हो वैसे हंड्रेड्स टाइप्स ऑफ लेंसेज आर देयर, हंड्रेड्स। प्लानो कनकेव, प्लानो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, कन्वेक्सो कनकेव, ऐसे करके बहुत सारे किस्म की लेंस है। हम उनको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करें, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। सारा कन्वर्जिंग लेंसेज का रूल्स बराबर है, सारा डाइवर्जिंग लेंसेज का रूल बराबर है। खैर, तो ये जो चीजें अभी हम लोग यहाँ पे देखे, थोड़ा इसको नोट करते हैं। ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग लेंस। समझाने के लिए बोल रहा हूँ फॉर न्यूमेरिकल से, क्योंकि हमारे साथ वो नीट वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो देख के उनको पता चल जाना चाहिए ये लेंस क्या है और क्यों है ऐसा। सिमिलरली ये हो गया बात किसकी, ये डाइवर्जिंग लेंस का है, जबकि here the lens is being presented, ये डाइवर्जिंग लेंस के लिए। तो लेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हुआ कन्वर्जिंग, कब कहते हैं? when a parallel beam of light converge after refraction through the lens, or we call it diverging। हर केस में ऐसे प्रिज्म बना के ये करने में हो सकता है दिक्कत होगा। इसमें जानने की एक तरीका है कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होगा, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होगा। जानने का दूसरा तरीका भी है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें फोकल लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला मिलेगा आपको। फोकल लेंथ निकालेंगे, अगर नेगेटिव निकल गया तो कहेंगे डाइवर्जिंग है, पॉजिटिव निकल गया तो कन्वर्जिंग है, बट दैट यूजेस ए ह्यूज फॉर्मूला। Merely looking at the lens, you must be able to predict whether the lens is converging or diverging। देख के बताने की ताकत आपके पास होना चाहिए। तो तरीका बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम बताएंगे आपको अबाउट नेमिंग ऑफ लेंस। लेंस को नेमिंग कैसे करते हैं। तो क्या हुआ कि लेंस में दो सरफेस है, एक इंसिडेंट सरफेस, अदर इज इमर्जेंट सरफेस।
दोनों सरफेस का रेडियस अलग अलग है, तो किसी एक का रेडियस ज़्यादा हो सकता है, दूसरे का कम हो सकता है, या फिर दोनों का बराबर हो सकता है। नहीं, दोनों का रेडियस बराबर हो सकता है या फिर अलग अलग हो सकता है। सोनू थोड़ा दरवाजा बंद कर दो और साइड वाला दरवाजा को खुला छोड़ दो। तो क्या हुआ कि अब हमें देखना है कि जो दोनों सरफेस है उनका रेडियस को देखते हुए हम लेंस का नेमिंग करेंगे। तो लेंस का नेमिंग में प्रीफिक्स में क्या रहता है? प्रीफिक्स में रहता है द सरफेस ऑफ हायर रेडियस। सफिक्स में क्या रहता है? सफिक्स में रहता है सरफेस ऑफ लेसर रेडियस। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, चलिए देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक लेंस है और ये लेंस ऐसा है क्योंकि दोनों सरफेस का रेडियस अलग अलग है। प्लेन सरफेस है और एक कनकेव सरफेस है। कनकेव सरफेस का कुछ रेडियस है लेकिन प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट है। तो जिसका रेडियस ज्यादा है उसको प्रीफिक्स में लेंगे। कौन सा है? प्लेन, तो लिखेंगे प्लानो। जिसका रेडियस कम है उसको लेंगे सफिक्स में। ये क्या है? कनकेव, तो इसका नाम बन गया प्लानो कनकेव। बात समझ में आया? सिमिलरली अगर ये कुछ ऐसा होगा तो क्या बता सकते हो इस लेंस का नाम क्या पड़ेगा? कौन सा रेडियस ज्यादा है? ये वाला सरफेस, ये हो गया प्लानो कन्वेक्स। बात समझ में आ रहा है? सपोजिंग मैं आपको कुछ ऐसा एक लेंस देता हूं। हाँ, थोड़ा जगह बनाते हैं। जगह बनाने के लिए इसको थोड़ा ऐसे करते हैं तो आई कैन राइट मोर थिंग्स। यस, सपोज मैं आपको एक ऐसा देता हूं सरफेस। आप देख रहे हो कि ये वाला सरफेस कन्वेक्स है, ये वाला सरफेस कनकेव है। किसका रेडियस ज्यादा दिख रहा है आपको? कनकेव वाला सरफेस का कि कन्वेक्स वाला सरफेस? कन्वेक्स वाला ज्यादा दिख रहा है। नहीं, कन्वेक्स वाला का ज्यादा दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये आ गया। हाँ, तो पता चल गया कि ये जो कनकेव वाला सरफेस है ये इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है कन्वेक्स सरफेस का। तो कन्वेक्स का ज्यादा है तो इसका नाम पड़ेगा कन्वेक्सो कनकेव। क्या रोशन मेरी आवाज आ रहा है? यस, ठीक। सो दिस इज कमिंग लाइक दिस। तो ऐसे करके आप सारा जो लेंस है उनका नेमिंग कर सकते हो, है ना। अब इनमें से कौन है आपका कन्वर्जिंग, कौन है डाइवर्जिंग, कैसे पता करेंगे? यूजुअली लेंस होता है मेड अप ऑफ ग्लास, मोस्टली केसेस में हम लोग देखते हैं, और जिसको हम लोग एयरी मीडियम में यूज करते हैं। मतलब जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग से ज्यादा होता है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। सपोज यू थिंक ऑफ ए एयर बबल इनसाइड वाटर। अब एयर बबल के अंदर तो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और चारों तरफ पानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। दोनों केस हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है। तो चलिए हम अब कैटेगराइज कर लेते हैं कि हाउ टू नो वेदर दीज लेंसेज, कोई भी लेंस अगर आपको दिया गया वो क्या है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, if mu of the lens is more than mu of the surrounding, मान लो ग्लास लेंथ है एयर में, तो लेंस का म्यू ज्यादा है किससे? सराउंडिंग से। नहीं, इन दैट म्यू ऑफ द लेंस इज मोर देन म्यू ऑफ द सराउंडिंग एंड द टू सरफेसेस, मतलब कौन सा दोनों सरफेस? इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेस। Two surfaces intersect upon extension
then the lens is converging. अगर दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे लेंस इज कन्वर्जिंग। If mu L is more than mu S and the two surfaces do not intersect, do not intersect, तो हम कहेंगे लेंस इज डाइवर्जिंग, लेंस इज डाइवर्जिंग। ठीक है, समझ लो। सपोज हम बात करें ये एक सरफेस का, ऐसा एक लेंस का, इसमें देखो तो दोनों सरफेस दिख कैसे रहे। एक सरफेस ये है, ये वाला सरफेस एक है, ये जो सरफेस है ये एक सरफेस है ये वाला, और दूसरा वाला ऐसा वाला सरफेस है। क्या ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। हाँ, और अगर म्यू एल से ज्यादा है, म्यू एस से ज्यादा है, म्यू एल मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये म्यू एल, हाँ लेंस का, सॉरी लेंस का मीडियम हम बात कर रहे हुई, ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसका बात कर रहा हूं, और ये म्यू एल है सपोज, और ये म्यू एस है, तो अगर म्यू एस से ज्यादा हुआ तो ये क्या बनेगा? कन्वर्जिंग। क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर बात कुछ ऐसा हुआ तो नाउ यू सी द टू सरफेसेस आर नॉट कन्वर्जिंग। ये सरफेस को एक्सटेंड करो ऐसे जाएगा, ये सरफेस को एक्सटेंड करो ऐसे जाएगा, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो इन दैट केस व्हाट यू विल से? दिस इज ए डाइवर्जिंग। सो देख के फिगर आप बता सकते हो ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। merely looking at the lenses you can say whether they are converging or diverging। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? yes। और अगर कंडीशन उल्टा हो गया तो म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, इन दैट केस थिंग्स विल गो। अच्छा पहले इस केस में बताओ, मैं अगर आपको ये पहला वाला केस दिखाता हूं, क्या आप गेस करके बता सकते हो इस केस में, सॉरी इस केस में ये जो लेंस है, इस केस में बताओ ये जो लेंस आप देख रहे हो ये लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है? पहला दोनों तो मैं बता चुका हूं, ये वाला लेंस कन्वेक्सो कनकेव, ये कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्योंकि ये सरफेस ऐसे जा रहा है, ये सरफेस ऐसे जा रहा है, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं तो आप कहोगे ये क्या है कि डाइवर्जिंग है। अगर यही फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं करता हूं कि ये दिखने में कुछ ऐसा है और ऐसा बना है, जस्टिंग ऐसा कोई एक लेंस को पहले हम नाम क्या देंगे? ऐसा कोई एक लेंस को हम क्या नाम देंगे बताओ? व्हाट इज द लेंस? यहाँ पर किसका रेडियस ज्यादा है? कनकेव सरफेस का, और कन्वेक्स सरफेस का रेडियस कम है, तो नाम देंगे इसका कनकेवो कन्वेक्स। और ये कन्वर्जिंग बनेगा कि डाइवर्जिंग बनेगा? देखो दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्जिंग है जबकि ये डाइवर्जिंग है। सो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन नो कि ये कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा। अगर बोलेंगे आपको कनकेव कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो घबरा मत जाना, ड्रॉ करके देखो दोनों सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समझ में आया क्या? ऐसा तब होता है जब म्यू एस से ज्यादा है। अगर म्यू एस से कम हुआ ये सारा चीज उल्टा हो जाएगा, मतलब म्यू एल इज लेस देन म्यू एस हो जाएगा एंड द सरफेसेस आर इंटरसेक्टिंग, तो ये बन जाएगा डाइवर्जिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो आपकी समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मालूम किसी को कुछ कंफ्यूजन रह जाए। तो यहाँ पे अब मैं बताना चाहता हूँ
तो हमें समझ में आ गया कि ये अभी अभी हम लोग देख लिए पॉइंट नंबर 5। धीरे धीरे चल रहे हैं, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। इफ म्यू एल इज लेस देन म्यू एस, म्यू एल इज लेस देन म्यू एस and the two surfaces intersect open extension, then the length is called diverging, है ना, तब लेंस को हम डाइवर्जिंग कहेंगे। and if mu l is less than mu s and the two surfaces do not intersect open extension, the length is called converging। समझ में आया क्या? मैं अगर आपको पूछूं कि a small air bubble inside water behaves as, क्या कहोगे, कैसे बिहेव करेगा? inside water behaves as, थोड़ा सोचें। यहाँ पर कुछ पानी है और मान लो कि पहले हम एक एयर बबल ले लेते हैं। ये कोई एक एयर बबल है पानी के अंदर। अच्छा, ये जो एयर बबल है ये कहाँ रखा है? पानी के अंदर रखा है, ठीक है। इफ इट इज देयर इनसाइड वाटर, सपोज हियर इज वाटर, ठीक है। अब पानी के अंदर रखा हुआ है बबल। अभी ये जो बबल है, ये जो बबल है यहाँ पर, ये कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, आपको बताना है। सोचो, अगर ये दोनों सरफेस देखे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर म्यू एल क्या हुआ? म्यू एल इज म्यू ऑफ द लेंस, एयर है और बाहर ये म्यू एस ज्यादा है, तो म्यू एल कम है, म्यू एस ज्यादा है। हमें दिख रहा है कि म्यू एल इज लेस देन म्यू एस एंड द सरफेसेस आर इंटरसेक्टिंग, तो ये कैसा बनेगा? डाइवर्जिंग। behave as a diverging lens। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? behave as diverging। क्या बात समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और अगर म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एस हुआ तो कम होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा क्या? रिफ्रैक्शन तो तब होता है when it passes from one medium to other, there is no refraction। तो दिखेगा नहीं, लाइट रे बेंड नहीं करेगा तो हमें लगेगा नहीं कि सीधा आ रहा है, तो बीच में कुछ है ही नहीं लगेगा, तो दिस लेंस विल डिसअपीयर। ध्यान रहे, ये चीज मैं दिखाऊंगी, कुछ स्कूल वाले मजे लेके पूछ लेते हैं। इफ म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एस, देन द लेंस disappears। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया लेंस की कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, अब ये जो चैप्टर में हम लेंस पढ़ रहे हैं, इसमें हम इसको थीन लेंस बोल रहे हैं। क्यों थीन लेंस बोल रहे हैं और क्या क्या असम्पशंस है? पॉइंट नंबर 6, असम्पशंस मेड। पहला हुआ अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। अपर्चर इज स्मॉल। क्या बड़ा अपर्चर का लेंस नहीं बन सकता? When I say small, तो small is always a relative term। Smaller than what? मैं आपको पूछूंगा, बताओ ये लाइन स्मॉल है कि बिग है? कोई आंसर नहीं है आपके पास। जब अगर पहले से इसे लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, बताओ ये लाइन छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहोगे छोटा है, बिकॉज यू ऑटोमेटिकली कंपेयर। अगर पहले से मैं ऐसा लाइन खींच के रखा होता ये बड़ा है, मतलब स्मॉल, लार्ज, दीज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स। When we say small, we must explain smaller than what? Smaller than radius of each surface। दोनों सरफेस का कुछ कुछ रेडियस है, दोनों की सरफेस से। मान लो किसी एक सरफेस का रेडियस है से 80 सेंटीमीटर, तो ये कितना 2-3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्मॉल।
ठीक है। When I say small, aperture is small, I should say aperture is smaller than the radius of each surface. हाँ बढ़िया, स्मॉलर देन दी रेडियस ऑफ ईच सरफेस, दोनों सरफेस का रेडियस से काफी छोटा होना चाहिए अपर्चर। क्यों छोटा होना चाहिए? बड़ा होने से क्या होगा आगे चल के देखेंगे। छोटा होगा तभी ये जाके एक पॉइंट में वो फोकस में कन्वर्ज करेंगे, नहीं तो अलग अलग पॉइंट में कन्वर्ज करेंगे। मैं तो आप लोगों को मिरर वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ तो शायद आपको अच्छा लगेगा। सपोजिंग हम कहेंगे कि इन केस ऑफ ए मिरर, ये कोई एक मिरर है और मान लो कि ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और हम कहेंगे कि यहां से कोई लाइन ऐसे आया और आने के बाद वो रिफ्लेक्ट करके गया, तो ये जो पॉइंट में कट करेगा, क्या इसको हम मिरर का फोकल पॉइंट कह सकते हैं? यस सर, नो? नो नहीं सर, हम लोग तो ऐसे ही पढ़े, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कंडीशंस भूल जाते हो, वहां पर अपर्चर ऑफ द मिरर वाज स्मॉल। क्या ये मिरर का साइज इसका रेडियस से छोटा दिख रहा है? रेडियस तो दिख रहा है इतना कुछ, ये कंपैरेबल दिख रहा है? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं, समझने की कोशिश करो। अपर्चर छोटा होना क्यों जरूरी है अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो मैं समझा दूंगा। अब देखो ये जो पॉइंट में जा रहा है, मैं क्या करता हूं कि फिगर को थोड़ा दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये हुआ ऐसा, ये हुआ ऐसा, दोबारा। तो ये जो आपका मिरर है, ये इसका चलो मानते हैं कि काफी बड़ा है और इसका मान लो कि रेडियस यहाँ पे कहीं है। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस मिरर, यू क्लियरली सी द अपर्चर इज नॉट स्मॉल। अगर इतना रेडियस है तो हमारा जो कोर्स में है ना, वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होना चाहिए मिरर। हम काफी बड़ा ले लिए, अपर्चर बड़ा हो गया। अब देखो क्या तकलीफ होने वाला है। अगर यहां से कोई रे ऐसे आएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। इंसिडेंट एंगल कैसे पता करेंगे? इंसिडेंट एंगल पता करेंगे, दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। और ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या ये थ्रू सेंटर नहीं जाएगा? यस, इसका मतलब यही हो गया आपका इंसिडेंट एंगल। चलो इंसिडेंट एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो जो रे निकलेगा वो भी रिफ्लेक्टिंग एंगल उतना ही करके निकलेगा। तो यहां से जो रे निकलेगा वो भी इसके साथ थीटा एंगल करके निकलेगा, ऐसा करके जाएगा। ये एंगल भी हो गया थीटा, ठीक है। अब देखो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है कि नहीं? अच्छा, नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अगर ये लेंथ x हुआ तो ये लेंथ भी तो x ही होगा, नहीं? यहां से यहां तक का लेंथ अगर x हुआ तो यहां से यहां तक का भी लेंथ x होगा। अगेन यू लुक एट दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड, है कि नहीं? तो x प्लस x 2x इज मोर देन दिस लेंथ। ये लेंथ क्या है? सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस r, मतलब x क्या है? मोर देन r/2, मतलब ये डिस्टेंस r/2 से ज्यादा है। मतलब ये फोकस नहीं है, फोकस तो इधर कहीं होना चाहिए। Are you getting? बट देखोगे अगर रेज इसके नजदीक आ रहे हैं तो वो फोकस से जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अपर्चर हैज टू बी वेरी स्मॉल। अपर्चर बड़ा हो जाएगा तो देखोगे ऊपर ऊपर से आते हुए रे यहां पर कन्वर्ज करेंगे, पास पास से आते हुए रे थोड़ा इधर को कन्वर्ज करेंगे। सो यू विल फाइंड मल्टीपल इमेजेस। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जरूरी क्या है? द अपर्चर हैज टू बी स्मॉल। सिमिलरली हियर आल्सो इन केस ऑफ लेंस। पहला असम्पशन क्या है? अपर्चर इज स्मॉल, अदरवाइज ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल नॉट कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट, दे विल कन्वर्ज एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड यू विल गेट मल्टीपल इमेजेस। समझ में आया क्या? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग लास्ट बेंच में बैठे हैं, वो असम्पशन रीजनिंग क्वेश्चन करना पड़ रहा है उनको। कोई पूछ लेगा व्हाई, तो आपको पता चलना चाहिए कि इट इज बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी मल्टीपल इमेजेस, देयर विल नॉट बी ए सिंगल डिफाइंड फोकस, ठीक है। दूसरा असम्पशन क्या है? दूसरा असम्पशन क्या है
कि the incident rays are parallel और paraxial का मतलब हुआ ऑलमोस्ट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। जो जितने रे आ रहे हैं वो सारे पैरेलल है या फिर पैराएक्सियल है टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर आपका अपर्चर छोटा है ऑटोमेटिकली दिस कंडीशन विल बी टेकन केयर। जैसे ये है कोई छोटा सा लेंस, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ से कोई अगर रे ऐसे जाएगा इसके ऊपर गिरेगा तो दिस एंगल इज लुकिंग वेरी स्मॉल व्हिच इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू, मतलब ऑल दीज इंसिडेंट एंगल्स आर स्मॉल। हम लोग स्मॉल एंगल प्रिज्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। स्मॉल एंगल प्रिज्म होने से डेविएशन का फॉर्मूला भी देख चुके हैं, μ-1 × a ऐसे होता था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। वो चीज़ों को यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में लाना पड़ेगा, इसीलिए हम कहते हैं हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कि अगर ये सब एंगल स्मॉल है एंड दिस इज ए स्मॉल बिहेविंग एज ए स्मॉल एंगल प्रिज्म। समझ में आ रहा? तो फॉर्मूला कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एनीवे, अगर आपको स्लैब और प्रिज्म समझ में आ गया तो लेंस कुछ नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हम इसके लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। हाँ, तो दूसरा असम्पशन क्या हो गया? दूसरा असम्पशन इज the incident rays are almost parallel or paraxial to the principal axis। तीसरा assumption क्या है? The lens is thin। लेंस thin होना क्यों जरूरी? thin नहीं होगा तो क्या तकलीफ होगा? देखो भाई, हमारे पास जो लेंस था, ये जो लेंस था, ये लेंस को हमने कैसे कंसीडर किया? एज ए combination of prism and slab, है कि नहीं? ऐसे करके हम लोग कंपेयर किए इसको इसके साथ। अभी देखो, स्लैब के अंदर से कोई रे अगर ऐसे जाएगा तो सीधा तो नहीं जाता है। We have read about the lateral shift। When a ray passes through a slab, it undergoes a lateral shift। तो ये डायग्राम कैसा होगा? ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, मतलब थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगा, रे सीधा नहीं जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सीधा चले जाए। कितना शिफ्टिंग हो गया है आप क्लियरली देख रहे हो कि ये शिफ्टिंग कुछ ऐसा हो गया। रे तो आ रहा था ऐसे, गया ऐसे, तो ये हो गया शिफ्टिंग। ये इतना लेंथ का शिफ्टिंग हो गया, लेटरल शिफ्ट। और शायद आपको याद होगा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? T sec r sin I minus r। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर लेटरल शिफ्ट, जिसमें T क्या था? टेम्परेचर की टाइम, थिकनेस। अगर T काफी कम रहेगा तो D द लेटरल शिफ्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये शिफ्टिंग नहीं होगा, रे जो गया वो सीधा गया ऐसे नजर आएगा। इसलिए थिन लेंस लेते हैं। समझ में आ रहा है क्यों ऐसे ले रहे हैं? हाँ, तो थिन लेंस लेने से क्या होगा कि लेंस की सेंटर से जाता हुआ रे विल गो ऑन डेविएटेड। थिकनेस कम होगा तो ये लेटरल शिफ्ट नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि लेंस की सेंटर से होते हुए कोई लाइन जाएगा, सीधा चले जाएगा। सीधा कैसे जाएगा भाई? उसका तो लेटरल शिफ्ट होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बात करें थीन लेंस का। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सो द लेंस मस्ट बी थीन so that any ray through optical center, ऑप्टिकल सेंटर तो किसको कहते हैं आपको मालूम है ना? ऑप्टिकल सेंटर गोज ऑन डेविएटेड। कोई डेविएशन नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं? ये कोई लेंस है, उसका सेंट्रल पॉइंट, इसका ऑप्टिकल सेंटर। समझ में? इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ज्योमेट्रिकल सेंटर कुछ भी कहो, अगर यूनिफॉर्म मटेरियल से बना है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, और नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल से बना है तो ऑप्टिकल सेंटर। वो फिर क्या होता है? होता है भाई, हम कहेंगे कि ऐसे दो चीज लिए,
एक ले ली है, ये ले ली है आपका कोई एक किस्म का ग्लास, ये दूसरी किस्म का ग्लास, नॉन होमोजेनियस मीडियम हो गया, है ना। तो हम कहेंगे कि वो सब चीजें भी हम लोग देखेंगे, व्हेन इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हाउ इट इज गोइंग टू डू। सो द लेंस इज थिन so that any ray through the optical center goes undeviated. Center of the lens is called optical center. क्या मेरी बात समझ में आया? Okay. Now two more definitions. यहाँ पर आता है what is principal focus. ठीक है, principal focus किसको कहते हैं? When a beam of rays parallel to principal axis refract through a lens, when I say lens, I automatically mean that lens which validates all the assumption. Thin है, small है ना, ऐसा small aperture वाला है वो सारा. When a beam of rays parallel to principal axis refract through a lens, the refracted rays either converge or appear to converge at a point on principal axis. This point is called, ध्यान रहे बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस. पहले मैं बताया आपको सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो क्या सर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस भी है? हाँ है. दोनों फोकस के बारे में जानना जरूरी है. तो हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? किसको कहेंगे? When a beam of rays parallel to principal axis refract through a lens, the refracted rays either converge or appear to converge at a point on principal axis. This point is called second principal focus. ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सपोजिंग आपके पास ये कोई एक लेंस है. दिस इज व्हाट इज ए लेंस. और हुआ यूं है कि ये जो है लेंस, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ये जो लेंस है ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अभी क्या हुआ कि कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया. सपोज ए रे कम्स लाइक दिस. अब क्या होगा? अब देखोगे इट विल कन्वर्ज एंड पास थ्रू ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. क्योंकि ऊपर वाला प्रिज्म है तो कन्वर्जिंग लेंस है, इट विल गो लाइक दिस. अगर वो कुछ ऐसे आया तो इट विल अगेन गो थ्रू दिस पॉइंट. सो यू सी ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस are passing through a common point on the principal axis, and that is what is called second principal focus F2. समझ में आया? डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए. Either they converge or appear to converge at a point on principal axis. PA stands for principal axis. Now I give you another case. Supposing हम कहेंगे here is a lens. I am talking about a diverging lens. This is what is a lens and this is what is the principal axis. ठीक है. अभी अगर कोई रे ऐसे आएगा
तो ये डाइवर्ज करेगा बिकॉज इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कि ये रे ऐसे आया तो ये डाइवर्ज करेगा, जाएगा कुछ ऐसे। नाउ इफ आई एक्सटेंड दिस टू रेज, ये दोनों रे को एक्सटेंड करता हूं, रिफ्रैक्टेड रे को, ये दोनों रे कुछ यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अपॉन एक्सटेंशन दे आर अपीयरिंग टू मीट समवेयर हियर, सो यू से ये दोनों रे के लिए दिस इज व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर रेज आर रियली मीटिंग, इट इज ए रियल फोकस, हियर इट इज ए वर्चुअल फोकस। समझ में आया क्या? द सेकंड प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए बाइकॉन्केव लेंस इज रियल और वर्चुअल, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज वर्चुअल। समझ में आ रहा है ये बात? तो हमें ये पता चल गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सर सारे इंसिडेंट रेस के लिए कॉमन पॉइंट रहेगा? सारे इंसिडेंट रहेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये थीन है और ये छोटा है, तो जितना रे डालोगे, जितने सारे रे डालोगे, ये भी कुछ ऐसा ही जाएगा। और अब देखोगे इसको एक्सटेंड करो तो दे आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट। जितना भी ले लोगे सारे एक पॉइंट से ही जाएंगे। समझ में आ रहा? यहाँ पर जितने सारे ले लेंगे वो सारे एक पॉइंट से ही जाएंगे, और ये जितना भी रे ले लो सारा रिफ्रैक्ट करने के बाद कॉमन पॉइंट से ही जाएंगे। ऐसा तब होगा जब अपर्चर इज स्मॉल। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, अपर्चर ज्यादा होगा तो दे वुड हैव कन्वर्ज्ड एट डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हाँ, अब हम वापस आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये हुआ पहला, फिर हम बात करें दूसरे। ये आ गया कितना? ये क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इट इज द पॉइंट on principal axis. PA stands for principal axis. It is the point on principal axis where any object kept forms its image at infinity. क्या? जैसे ये कोई है लेंस, अगर यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, यहां से कोई रे अगर ऐसे गया, दिस इज बिहेविंग एज द ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे चले जाएगा और द रेज विल मीट एट इंफिनिटी। तो आपको होगी इमेज कहाँ बनेगा? इंफिनिटी में। तो ये बन गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर इंफिनिटी से रे आएंगे तो जहां ये कन्वर्ज करेगा वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस नहीं, तो आप इसको फर्स्ट कहोगे, सेकंड कहोगे। अच्छा सर देखिए, यहाँ से निकलता है ऐसे करके इधर जाता है, तो यहाँ से अगर रे ऐसे ऐसे आएगा तो आके यहाँ पे नहीं पहुंचेगा क्या? तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। तो फिर ये दो ठो फोकस की क्यों डिफिनेशन दिया गया है ना? अगर हम रे इधर से आ रहा है तो यहाँ पर बन रहा है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इधर से आ रहा है तो इधर बन रहा है सेकंड प्रिंसिपल फोकस नहीं, तो दोनों तो एक ही चीज हो गया। वो इस चीज को नजर में रखते हुए किया गया, कोर्स में लाया गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो लेंस है इसकी दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग है। जैसे मैं कहूं कि सपोजिंग हियर इज ए ड्रम ऑफ वाटर, अब ये ड्रम में ये वाला एक ग्लास का लेंस लगा है। अब ऐसा केस में अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो ये, अब इधर एयर है, इधर एयर है और इधर है ग्लास, ये इधर है वाटर। तो आप देखोगे यहाँ से जाएगा जहां पर कन्वर्ज करेगा, वहां से आएगा तो वहीं पर कन्वर्ज नहीं करेगा, दे विल बी डिफरेंट। The focal points here and the focal points here will be at different distances.
लेकिन ऐसा कोर्स तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं। तो ये सबको नजर में रखते हुए दोनों को डिफाइन किया गया। उस केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस विल बी डिफरेंट एंड द रेशियो, देयर फोकल लेंथ रेशियो विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ म्यू डब्ल्यू टू म्यू एयर। ठीक है, तो सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस नामकरण है कि इधर से आएगा तो इधर कन्वर्ज करेगा, इधर से आएगा तो किधर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो बोल रहे हो कि इधर से रे आएगा तो इधर कन्वर्ज करेगा, इधर से रे आएगा तो इधर कन्वर्ज करेगा, दोनों बराबर होना चाहिए, वो आप सही सोच रहे हो, एकदम तगड़ा सोच रहे हो। लेकिन दोनों प्रिंसिपल फोकस का लेंथ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज सेम ओनली व्हेन ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस द मीडियम इज सेम। अगर मीडियम अलग अलग हो जाएगा तो दोनों फोकल पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग क्यों जाने, क्योंकि वो आता नहीं कोर्स में, जबकि लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें न्यूमेरिकल आ जाता है। वो क्या करेंगे, ऐसे एक सिलेंडर में पानी रखा हुआ है, ये सरफेस ऐसे कर दिया, बताओ कहां पर होगा हमारा इमेज, ऐसे करके पूछेंगे। तो फॉर्मूले में तो यूज नहीं करना है, लेकिन हमें कैलकुलेट करके देखना है कि कैसे निकालना है। ठीक है, एनीवे, तो हम क्या देखें कि व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। बाय डेफिनेशन इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर एनी ऑब्जेक्ट कैन फॉर्म इट्स इमेज एट कहां पे, इंफिनिटी। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है और सोचो कि यहाँ से कोई रे अगर ऐसे आया तो रिफ्रैक्ट करने के बाद वो कैसे जाएगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा क्या, इस बेंडिंग ऐसा बेंड करेगा और इधर से जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, सॉरी तो आप कहोगे कि हाँ दिस इज बिहेविंग एज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, वो आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बस आप याद रखना है, क्या याद रखना है, इफ द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ लेंस is same, then f1 is equal to f2। दोनों फोकल लेंथ बराबर होंगे, और फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकल पॉइंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दोनों फोकल लेंथ बराबर होंगे। समझ में आया, ओके। अब भाई पूरे चैप्टर में हम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि कोई लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा। जैसे रिफ्लेक्शन में इमेज कहां पर बनता था, वहीं पर जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मिलते थे। नहीं, आप कहोगे कि ये कोई एक प्लेन मिरर है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहाँ बनेगा। आप यहाँ से एक रे लेते थे, उसको रिफ्लेक्ट करवा देते थे, यहाँ से दूसरा रे लेते थे, उसको रिफ्लेक्ट करवा देते थे। नाउ ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम एक्सटेंड करें तो हमें दिखता है कि ये कुछ यहाँ पे आया, और इसको एक्सटेंड करो तो ये कुछ यहाँ पे आया, they are appearing to meet somewhere here। तो this is what is the virtual image for me। If the rays are really meeting, you call it a real image। If they are appearing to meet, it is called a virtual image। मिरर तुम्हें पढ़ा नहीं, तुम लोगों को मालूम होगा ये सोच के, नहीं, स्कूल में भी बोर्ड में नहीं पूछते हैं। आया समझ में, जिनको मिरर चाहिए तो देख लो, मेरे चैनल पे पढ़ा है, 3 या 4 क्लासेस है, स्पेरिकल मिरर्स देख सकते हो, और किसी को चाहिए तो लिंक में दे दूंगा, एनीवन डिमांड्स फॉर। तो where the image was there, the image is at the point of intersection of reflected rays। Similarly, refraction की केस में इमेज कहाँ पर होगा, it is at the point of intersection of the refracted rays। ध्यान रहे, image is formed at
point of intersection of refracted rays. कहां पे फॉर्मेशन होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। सर वहां पे क्यों होता है? अरे इमेज क्या है, जब एक सारा लाइट एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दे आर कन्वर्जिंग टू ए सिंगल पॉइंट, वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, तो वो ब्राइट स्पॉट हमें दिखेगा, कोई ब्राइट स्पॉट है तो वही दिखेगा, और इसलिए उसको हम इमेज कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो दिखेगा। यहाँ पर जब हम इमेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ ब्राइटेस्ट इमेज। समझ में आ रहा है? ब्राइटेस्ट इमेज। अच्छा, इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। दूसरा है कि कैसे पता करेंगे कहां पर कन्वर्ज करेगा? हम जानते हैं कि ए रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट डेविएट। हाँ सर, ये तो समझ में आता है। ए रे parallel to principal axis cuts the principal axis at f or focus f2 at f2 after refraction। F2 मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। देखो आगे चल के हम लोग बार बार फोकल लेंथ कहेंगे, अब याद रखना वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि दो प्रिंसिपल फोकस है। हम जब फोकल लेंथ की बात करेंगे हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, इसलिए उसका डेफिनेशन पहले दिए। और देखो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इसके लिए इधर था, जबकि इसके लिए इधर था। बाद में हम लोग साइन कन्वेंशन भी पढ़ने वाले हैं। नहीं, एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी ऑप्टिकल सेंटर, दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। तो ये इधर को आया तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो डाइवर्जिंग लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ नेगेटिव है, जबकि कन्वर्जिंग लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, डाइवर्जिंग का नेगेटिव लेते हैं। मतलब कौन सा फोकल लेंथ की बात चल रहा है? सेकंड प्रिंसिपल। फर्स्ट का कोई काम आपके पास है ही नहीं। ये खाली जानने के लिए बताया कि अगर दोनों तरफ अलग अलग मीडियम होता तो पहला वाला भी सामने आ जाता। ठीक है, हाँ, तो फिर ए रे थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट f2 आफ्टर रिफ्रैक्शन। ए रे थ्रू f1 goes parallel to principal axis after refraction। क्या मैं समझा पा रहा हूं ठीक ठाक? तो तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इमेज ड्रॉ करना है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। इमेज कहां पे ड्रॉ करेंगे? जहां पर रेज इंटरसेक्ट करेंगे। कौन सा रेज? रिफ्रैक्टेड रेज। चलिए थोड़ा एक फिगर लेके देखते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई एक लेंस ऐसा है, दिस इज व्हाट इज ए लेंस एंड से दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हुआ यूं है कि ये थीन लेंस है, तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट किया। थीन लेंस है, थीन लेंस है तो इसको ऐसे कर दिया, है ना? तो ये हो गया थ्री लेंस। अब हम जानते हैं कि इधर एक फोकस है जिसको आप f1 कहते हो, इधर एक फोकस है और दोनों तरफ मीडियम दिख रहा है तो ये f2 कहते हो। नहीं? अच्छा, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, मैं जानना चाहता हूं वेयर विल बी द इमेज। हमें मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट से कोई रे अगर निकलेगा जो कि इसका ऑप्टिकल सेंटर देके जाएगा तो दैट विल गो अनडेविएटेड। ठीक है, ये हो गया एक आपका रिफ्रैक्टेड रे जो कि लेंस के अंदर से गया। दूसरा, कोई रे अगर ऐसे जाएगा
तो ये लेंस के थ्रू से पास करने के बाद इट विल गो थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और ये कुछ ऐसे जाएगा। इंटरेस्टिंगली अगर कोई रे इसके अंदर से जाएगा तो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद, थोड़ा ये इसका लेंथ गड़बड़ है, बैठाऊंगा ढंग से इसको, ठीक है, तो ये यहां पर रिफ्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसे जाएगा। सो यू सी ऑल द थ्री रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए वेरी कॉमन पॉइंट। कोई रे F2 से जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, सेंटर से जा रहा है तो अनडेविएटेड जा रहा है, F1 से जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, क्योंकि पास करने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। सो दे आर ऑल कटिंग ईच अदर हियर, दैट मींस द हेड ऑफ द इमेज विल बी हियर एंड द इमेज एज ए होल विल बी फाउंड हियर। ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। इसको O डैश कहिए, इसको I डैश कहिए। मतलब ये तीन स्टैंडर्ड पाथ हमें मालूम है टू नो द लोकेशन ऑफ द इमेज। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं यहां से कोई भी रे निकालता हूं, कहीं भी डालता हूं, वो रिफ्रैक्ट करने के बाद इसी पॉइंट से ही जाएगा। ऑल रेज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू दिस लेंस will pass through this point। अगर हम कहेंगे कोई रे ऐसे आया तो आप देखोगे ये रिफ्रैक्ट करने के बाद ऐसे ही जाएगा। Are you getting? यहाँ से जितना रे निकल के आएंगे सब एक ही पॉइंट से पास करेंगे। हम तीन स्टैंडर्ड रे जानते हैं, लेकिन कोई भी रे तो उसी पॉइंट से जाता है। हाँ, और लोकेशन जानने के लिए हमें तीनों रे ड्रॉ करने की, ब्लू वाला तीनों ड्रॉ करने की जरूरत नहीं था, कोई दो होने से भी हो जाता है ना। देखो ये सारा कंडीशन तब होगा when the aperture is small। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जैसे रिफ्लेक्शन की केस में करते थे। रिफ्लेक्शन की केस में क्या करते थे, इंसिडेंट एंगल जितना है नॉर्मल ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टिंग एंगल ड्रॉ कर लो। लेकिन यहाँ पर ये जाने के बाद कितना बेंड होगा रिफ्रैक्शन के बाद बोल सकते हो क्या? इट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि वो स्नेल्स लॉ वाला फॉर्मूला आता है उसमें नहीं, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, म्यू यू के ऊपर डिपेंड करेगा कितना बेंड होगा, कितना आसानी से ड्रॉ कर लोगे। वो करना मुश्किल है। मिरर की केस में बन जाता था, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ कर दो, इंसिडेंट एंगल दिखता था और रिफ्लेक्टिंग एंगल ड्रॉ करके कर लो। यहाँ पर ये करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हुआ तो इमेज कहाँ पर होगा? तो ऐसे ड्रॉ करो, मिल जाएगा। कैसे ड्रॉ करोगे भाई? ये लाइन को यहाँ से लेने के बाद कितना टेढ़ा करोगे? इतना टेढ़ा करोगे कि थोड़ा कम टेढ़ा करोगे? कैसे पता चलेगा? तो बोलने के लिए है, ताकि इसको लेके हम लोग दूसरा डिराइवेशंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ करना उतना आसान नहीं है। यहाँ पर कोई आपके पास दूसरा तरीका नहीं है अदर देन मगिंग अप और रिमेम्बरिंग सम फैक्ट्स कि ऐसा होता है, याद रखो, करके देखो तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तो वहीं पे होगा, वो डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो कहाँ पर रहता है? तो कुछ पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में कुछ बताएं। बिफोर आई गो फॉर पोजीशन ऑफ इमेज, मैं आपको लगे हाथ तो थोड़ा सा बताना चाहता हूं अबाउट मिरर्स। थोड़ा सा मिरर के बारे में बताऊंगा तो आपको इसके बारे में जानना आसान हो जाएगा। लगे आप दो चीज बन जाएंगे, कोई अगर क्वेश्चन पूछा तो। सपोज हम बात करेंगे पहले कोई एक कनकेव मिरर का, हम बात करेंगे कनकेव मिरर का। मान लो कि ये कोई एक कनकेव मिरर है, जो मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं, आप लोग पढ़े हो, पक्का पढ़े हो, नहीं तो क्लास 10 पास कैसे किए? पास करके आए हो मतलब पढ़े हो। अच्छा, ये जो मिरर है, चलो मानते हैं कि इस मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये बन गया पोल ऑफ द मिरर, और सपोज ये हो गया फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉल इट 2f। ये डिस्टेंस 2f होता है, यू कैन कॉल इट c, और ये डिस्टेंस 2f हुआ। अब यहां पर ये मान लो कि है इंफिनिटी,
और इधर सिमिलरली इधर भी है माइनस इन्फिनिटी। व्हाई? बिकॉज यूजुअली दिस डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव। इस डायरेक्शन मतलब यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखेंगे तो यहाँ से रे से जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। और यहाँ से सारा चीज मेजर किया जाता है, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, ये डबल ऑफ फोकल लेंथ हुआ नेगेटिव हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया एंड सो ऑन। खैर ये सब में नहीं जाना चाहते, अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो पूरा जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ उसको 4 टुकड़ा किया गया है। कॉल इट रीजियन 1, ये है रीजियन 2, ये है रीजियन 3 और ये है रीजियन 4। 4 टुकड़ा कर दिया हूँ। अब देखो याद रखना बड़ा आसान है, अगर ऑब्जेक्ट है रीजियन 1 में तो इमेज होगा रीजियन 2 में एंड वाइस वर्सा। मतलब ऑब्जेक्ट है रीजियन 2 में तो इमेज होगा रीजियन 1 में। सिमिलरली ऑब्जेक्ट होगा रीजियन 3 में तो इमेज होगा रीजियन 4 में। अगर ऑब्जेक्ट होगा रीजियन 4 में तो इमेज होगा रीजियन 3 में। समझ में आया? अब आयुष सोच रहा है कि अगर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर इमेज बनेगा क्या? हाँ, उसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखें कि इमेज किसको कहते हैं, इट इज द पोजीशन और द इमेज इज एट द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। सिमिलरली ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है हम कहते हैं यहाँ से इंसिडेंट रेज ऐसे नाते जाते हैं, ये इंसिडेंट रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर इमेज है। तो आप कहोगे कि अगर आपके पास कोई एक मिरर है और इसके ऊपर 2 रे ऐसे गिर रहे हैं, these 2 rays are appearing to intersect somewhere here, so they are forming a virtual object. So after reflection they will come like this, here will be the real image. तो इसको कहते हैं क्या, virtual object, because the object is not real, the incident rays are really not meeting but they are appearing to meet somewhere beyond the mirror, that's called a virtual object. ठीक है, तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर हुआ, मान लो कि 2 रे को ऐसे टेढ़ा करके छोड़े, वो इधर कहीं आके मिल रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद बारदाम वो दोनों वो इसके बीच में ही रहेंगे, इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। समझ में आया क्या? हाँ? तो थोड़ा थोड़ा करके चीजें लिख देंगे तो आपको आसान हो जाएगा। पहला चीज है when object is between or in, object is in region 1, image forms in region 2, region 2 or 2 in region 1, तो image forms in region 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एंड वाइस वर्सा, ऐसा होता है। अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में हुआ तो इमेज होगा रीजन 2 में, ऑब्जेक्ट अगर रीजन 2 में होगा तो इमेज कहाँ होगा, रीजन 1 में। ऑब्जेक्ट अगर रीजन 3 में होगा, याद रखना कितना आसान है, देखो ये 2f f p ये सब मिलके तो इसको 4 टुकड़ा कर दिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज। याद रखना कड़ी आसान है। तो आप कहोगे तो यहाँ पर रीजन 2 एंड वाइस वर्सा का मतलब समझ में आ गया। सिमिलरली when object is in region 3, image forms in region 4 and vice versa। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, लगे हाथ। और एक चीज एक्स्ट्रा देख लो, कभी कभार मन में सवाल आता है कि जो इमेज होगा वो कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, है ना? नहीं, यहाँ पर से रे ऐसे आते हैं, रिफ्लेक्ट करके आके यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पर मिरर के सामने जो चीजें होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज आर रियल इमिटिंग। तो यहाँ पर इमेज होगा, यहाँ पर इमेज होगा, यहाँ पर इमेज होगा, तो ये सब रियल इमेज होंगे। इधर होगा तो इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज, नहीं? अच्छा, तो अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है?
रीजन 1 में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर हुआ, यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे हुआ तो क्या कहेंगे, रियल हुआ कि वर्चुअल हुआ, रियल हुआ। अगर इमेज रीजन 2 में, ऑब्जेक्ट रीजन 2 में है तो इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ये भी रियल है। अगर ऑब्जेक्ट रीजन 3 में है तो इमेज वर्चुअल होगा क्योंकि R4 में आ रहा है। समझ में आ रहा है ये बात। अब ध्यान रखो कि हरदम जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। क्यों होता है वो भी हम लोग प्रूव करेंगे, ऐसे नहीं कि बोल देने से तुम लोग मान लोगे। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है। कौन सा इमेज को हम देख सकते हैं, रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? 10th में पढ़े होगे। रियल को नहीं देख सकते, रियल इमेज को किसी स्क्रीन पे डाल सकते हो क्योंकि वो रियली कन्वर्ज हो रहे हैं, जबकि वर्चुअल इमेज आप देख सकते हो। मिरर में जो अपना थोड़ा देखते हो, पाउडर लिपस्टिक लगाते हो, कौन सा इमेज है, रियल की वर्चुअल है? वर्चुअल है ना, वो सचमुच का इमेज नहीं है, झूठ मूठ का है। ठीक है। बॉयज नो लेस अबाउट इमेजेस। सर रीजन 4 में होगा तो रियल होगा क्या इमेज? यस, अगर ऑब्जेक्ट रीजन 4 में हुआ तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, तो इमेज हो जाएगा रियल। समझ में? अच्छा, रियल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होता है? याद करो, मिरर में जो देखते हो वर्चुअल है कि रियल है, तो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? तो वर्चुअल हरदम इरेक्ट होता है, ध्यान रखो। इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ लेंस, सारा केस में ऑल वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ये याद रखने के लिए सबसे आसान हो गया, चाहे वो लेंस में हो या मिरर में हो, किसी में भी हो। और जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होता है। अच्छा, बस बाकी रह गया बताना कि मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। सर लेंस पढ़ाए थे, मिरर क्यों पढ़ाए? अरे मेरे भाई आपको मैं बता दूं, ये कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग लेंस रूल्स आर सेम। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग लेंस रूल्स आर सेम। ठीक है, तो एक बार में अभी कंफ्यूज मत करो, थोड़ा जाएंगे दोबारा एक पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझने में आएगा। टाइम इज स्टिल देयर। कितना टाइम हुआ अभी? 5:23। हाँ, तो ठीक है। तो रीजन 4। अच्छा, अभी देखो बिट नंबर 2 में रीजन ऑफ image is larger than that of object, then image is magnified. Image is magnified. समझ में आ रहा है क्या? हम देख रहे हैं कि if region of image is larger than that of object, region of object, तो जिसका रीजन बड़ा होगा वो इमेज का रीजन बड़ा होगा तो इमेज बड़ा होगा, इमेज का रीजन छोटा होगा तो इमेज छोटा होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में है, रीजन 1 कहां से शुरू होता है, यहां से इंफिनिटी तक, इमेज क्या होगा रीजन 2 में जो कि छोटा है, तो मतलब ये रीजन में इमेज होगा तो छोटा इमेज होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा। समझ में आया क्या? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज इधर होगा तो मैग्नीफाइड होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा, लेकिन बड़ा है तो मैग्नीफाइड होगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पर होगा, रियल होगा, छोटा होगा। तो मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड ये भी आपको पता चल गया। समझ में आ रहा है? और वेलोसिटी के बारे में भी यही है, जिसका रीजन छोटा है उसका स्पीड कम होता है, जिसका रीजन बड़ा है उसका स्पीड ज्यादा होता है। अगर ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी मूव करता है। वो सब कहानी बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल तो इतना जान लो, आपका काम निकल जाए। एंड वाइस वर्सा। और अगर बात करेंगे कि इन कन्वेक्स मिरर क्या रूल्स अलग है? नहीं, रूल्स तो वही है जो था पहले से, रूल्स तो वही था। ये है कोई कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर में ये ऐसा करके गया। अब ये क्या हुआ कि कन्वेक्स मिरर में आप जानते हो कि ये है पोल और इधर को है -इंफिनिटी, इधर कहीं होगा फोकस और यहाँ पर कहीं होगा 2f, और ये है आपका कन्वेक्स मिरर। अब आपका चारों रीजन आपको दिख रहा है।
ऑब्जेक्ट अगर सचमुच का रियल ऑब्जेक्ट है तो कहाँ रखोगे? मिरर के सामने रखोगे? सामने रखो मतलब यहाँ पे रखोगे। तो देयर इज ओनली वन पोजीशन, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है और ये रीजन 4 है जो कि इंफिनिटी तक जा रहा है। अब अगर रीजन 1 में ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज कहाँ होगा? बिटवीन P एंड F, रीजन 2 में। रूल्स वही है। और वर्चुअल होगा कि रियल होगा? मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा इमेज? छोटा। सो द इमेज इन ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। ऑल वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। और अगर कोई दो रे ऐसे आए और ये दोनों को एक्सटेंड करो तो ये आके कुछ रीजन 3 में मिल रहे हैं। सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई दो रे जो इसके ऊपर आ रहा है, ये एक रे आ रहा है और मान लो कि ये कोई दूसरा रे आ रहा है और पता चला इन दोनों को एक्सटेंड करने के बाद आपको दिखने लगा कि ये दोनों आके कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं। तो नाउ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F। इमेज कहाँ बनेगा? R3 होने से इधर को होता है R4, वो R4 में बनेगा। समझ में आ रहा ना? मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा? ये छोटा ये बड़ा मैग्नीफाइड बनेगा। तो ऐसा टिपिकल केसेस को आपको नहीं देंगे, समझाने के लिए बोल दिए रूल्स आर सेम। समझ में आया क्या? ज्यादा परेशान मत हो क्या लेंस इतना टफ है। नहीं, मैं टफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपके बीच में कुछ बच्चे हैं जो एंट्रेंस वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो हो सकता है उनसे कुछ मिस ना हो जाए। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट merely gives you the idea of nature of and position of the image। नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, ये सारा आइडिया आपको मिल जाता है। ये था हमारा नोट पॉइंट नंबर ए गया था, इमेजेस इन कॉन्केव मिरर। ये ए देख लिए, फिर हम लोग अभी देख लिए इसमें बी देख लिए। कंक्लूजन क्या है? सी द नेचर ऑफ images in concave mirror same age that in a converging lens। याद रखने के लिए आसान है, कनकेव कन्वर्जिंग। मैं कन्वेक्स या फिर वो कनकेव लेंस ऐसे नहीं बोलता हूँ, है ना? अच्छा, मतलब फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज नेचर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। इमेजिन करो 2f एंड माइनस इंफिनिटी रीजन 1। तो इस केस में क्या होता था? 2f और माइनस इंफिनिटी होने से होता था वो f एंड 2f के बीच में होता था, नहीं? तो इमेज कहाँ पे है? इमेज बिटवीन f एंड 2f। हाँ, मैं छोटा f लिखूं, f एंड 2f। अच्छा, बस थोड़ा सा चीज आपको समझ में आना चाहिए कि मिरर के केस में यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखते थे, रेज कन्वर्ज करके एक जगह मिलते थे, तो ये होता था रियल इमेज। रियल इमेज वाज इन्वर्टेड एंड इट वाज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जबकि लेंस की केस में वो रेज सचमुच कहाँ मिल रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस की केस में, है कि नहीं? कन्वर्जिंग लेंस की केस में एक जगह मिल रहे हैं और वो किधर है? रियल इमेज, नॉट ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द अदर साइड। बस ये छोटा सा अंतर को याद रखना है तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और रियल इमेज एक तरफ होते थे, ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज एक दूसरे के उल्टे तरफ में होते थे, मिरर का दोनों तरफ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और रियल इमेज दोनों
लेंस का दोनों तरफ होंगे, जबकि ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज एक ही तरफ होंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, ऑब्जेक्ट और वर्चुअल, यहाँ पर किसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज कि ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज? जबकि मिरर की केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा, मिरर की केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा कौन से इमेज के बीच में, ऑब्जेक्ट एंड रियल और ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल, ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। लेंस की केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और वर्चुअल एंड ऑब्जेक्ट एंड रियल, ऑब्जेक्ट एंड रियल। ये समझ में आना जरूरी है। हाँ, तो क्या पता चल गया, ये एफ एंड 2f के बीच में आएगा। नेचर कैसे होगा, नेचर होगा रियल, क्योंकि मिरर में होता था रियल, तो यहाँ पर भी होगा रियल। रियल होगा तो इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, अरे यार सारा रियल इमेजेस इन्वर्टेड होते हैं। और मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा, वो भी आप जानते हो, क्या बता सकते हो? मैग्नीफाइड कैसे होगा भाई, 2f और -∞ के बीच में ही, ये f और 2f के बीच में है, छोटा है रीजन इसका, नहीं ये रीजन छोटा है, तो क्या होगा, मैग्नीफाइड की डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है मैग्निफिकेशन के बारे में, सो लेट अस नॉट मच डिस्कस अबाउट दैट, बट देन थोड़ा सा तो आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे जैसे मैं बताया समझ में आ जाना चाहिए। यस, ये बात है। नेचर इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए, आप दूसरी चीज को बताने के लिए आप तैयार हो जाओ। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये है कि अगर ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन 2f एंड f, 2f और f के बीच में आ गया, 2f एंड f के बीच में आ गया, तो इमेज कहां पे होगा? यस, टू एफ एंड इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा? दैट इज -∞, नहीं 2f एंड इंफिनिटी ऐसे रखो। अब ये जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? रियल, जैसे मिरर के केस में होता था। मिरर के केस में याद करो, आप बना लोगे, ये होगा रियल। इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? इन्वर्टेड। रियल मतलब इन्वर्टेड। और ये डिमिनिश्ड होगा कि मैग्नीफाइड होगा? मैग्नीफाइड। देखा कैसे समझ में आ रहा है? और अगर ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन F एंड C, C क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। जबकि हमारा केस में C की जगह क्या था? P था, इट वाज P था। F एंड C के बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? इमेज कहां पे होगा? Yes, it is between P, that is C and -∞, क्योंकि इधर बनेगा अभी। और ये रियल बनेगा कि वर्चुअल? वर्चुअल। और इन्वर्टेड बनेगा कि इरेक्ट? सारा वर्चुअल इरेक्ट होते हैं। मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश्ड? नहीं रे भैया, ये काफी है, C से इंफिनिटी तक है तो काफी बड़ा है, इट इज मैग्नीफाइड। याद रखना पड़ता है अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो, नहीं तो U दिया रहेगा, F दिया रहेगा, V निकाल दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कहां पर बन रहा है। UPF वाला की रिलेशन भी हम लोग डेवलप करने वाले हैं, ठीक है ना? तो MCQ करने के लिए याद रखना जरूरी पड़ता है। सर डिमिनिश्ड का और मैग्नीफाइड का और थोड़ा पता नहीं चलता। अरे अभी अभी तो बताया, अगर इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से बड़ा है, इमेज बड़ा होगा। इमेज का रीजन ऑब्जेक्ट का रीजन से छोटा है तो इमेज छोटा होगा। रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इमेज रीजन 2 में है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? रीजन 1 में। रीजन 1 बड़ा है, रीजन 2 छोटा है, तो इमेज भी छोटा होगा। जिसका रीजन छोटा उसका साइज छोटा, है ना? हाँ, ऐसा है। तो ये आपको समझ में आ गया लोकेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। अगर ये डाइवर्जिंग लेंस होता तो डाइवर्जिंग लेंस इज एनालोगस टू दैट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या है? ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो वर्चुअल बनेगा,
डिमिनिश्ड बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो कन्वेक्स जो डाइवर्जिंग लेंस होगा उसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। तो वो चीज याद लिखना है यहाँ पे। इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस for any position of a real object, any position of a real object, the image is virtual, erect and क्या, diminished। ठीक है, क्या बात समझ में आया? यस। थोड़ा चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा बैठा हुआ है और आपको दो लेंस दिया गया, ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है। यू नो बाय नेचर वन इज कन्वर्जिंग अदर इज डाइवर्जिंग। हैंडल पकड़ के आपको लेके देखना है और आपकी आंखें इसके पास लगा के देखना है। यू हैव टू होल्ड योर आईज क्लोज टू द लेंस। अभी अगर ये लेंस को पकड़ के आप दूर चले जाओगे और पास आओगे तो व्हाट यू विल सी, जब ये पास आओगे ये थोड़ा बड़ा होके दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेंस पास में लेके तो तुम लोग देखो, ये एक्सपीरियंस होगा। लेंस को पास लिया, बड़ा सा दिख रहा है, क्यों ऐसे दिख रहा है? सोचो, वेयर इज द लेंस, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि पास आ गया ना, दोनों के बीच में आ गया। तो उस केस में कैसा इमेज होता है? मैग्नीफाइड और वर्चुअल। तो आपको दिखता है, समझ में आया क्या? मैग्नीफाइड और वर्चुअल हो तो आपको दिखने लगा। आप यहाँ से इसको लेंस को पकड़े, धीरे धीरे दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। एक समय के बाद देखोगे ये आपको और नहीं दिख रहा है, सब कुछ ब्लर हो गया। क्या हो गया? ये क्या बन गया? अब ये रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज आप देख नहीं सकते। रीडिंग कोई आपको पूछेगा ऐसा कन्वर्जिंग लेंस देके कि बताओ इसका फोकल लेंथ कितना है भाई, तो आप क्या करोगे? लेंस लेके ऐसे देखोगे, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दूर ले लो, दूर ले लो, दूर ले लो। एक पोजीशन के बाद देखोगे ये गायब हो गया। जहां पर गायब हो रहा है वो डिस्टेंस क्या है? दैट इज द फोकल लेंथ। जबकि इसके केस में अगर इस कीड़े मकोड़े को आप इसमें से देख रहे हो, इसको कहीं भी ले लो, वर्चुअल इमेज तो बनता ही बनता है। तो कितने भी दूर ले लो आपको ये दिखेगा ही दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज इज वर्चुअल। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो आपको ये इमेज दिखेगा हरदम। अगर ये लेंस को लेके हम दूर तक जाएंगे तब भी आपको दिखेगा, लेकिन दूर तक जाएंगे इसमें तो कुछ दूर तक तो दिखेगा, मैग्नीफाइड होके दिखेगा नहीं, मैग्नीफाइड होके दिखेगा और दूर जाओ तो फिर ये दिखेगा भी नहीं। दिस इज वन वे ऑफ नोइंग द फोकल पॉइंट। इसका फोकल लेंथ जानना आसान नहीं है। इसका फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे? वो सोचेंगे इसका फोकल लेंथ, कोई कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे? उस लेंस से कोई एक छोटा सा चीज को देखो, धीरे धीरे दूर ले लो, एक पोजीशन के बाद वो चीज गायब हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। जितने दूर पे ब्लर हो गया वो है फोकल लेंथ। और दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दी क्या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक जगह रखा है वो रे वहां से गायब हो जाता है। दूसरा हुआ थिंक ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये लेंस को हमने सनलाइट में एक्सपोज किया, तो जैसे सनलाइट में एक्सपोज किया ये आके कन्वर्ज होने लगे। तो आप क्या करोगे? लेंस को मान लो नीचे पेपर रख दिए और इसको ऊपर नीचे करके ऐसे किए कि यहाँ पर एक शार्प स्पॉट बना। मतलब ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर कन्वर्जिंग टू ए फिक्स्ड पॉइंट। दैट मींस दिस डिस्टेंस इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और सेकंड प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तो बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ मीडियम बराबर है। तो दो तरीके से आप इसका फोकल लेंथ पता कर सकते हो प्रैक्टिकली। मियरली लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट एंड गोइंग स्लोली अवे फ्रॉम इट। जब ये ब्लर हो जाएगा वो जो फोकल लेंथ मिलेगा वो कौन सा फोकल लेंथ है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। या फिर सनलाइट को अलाउ करो, जहां पर गिरेगा और फोकस करेगा, ये पेपर स्क्रीन को ऊपर नीचे करो, एक पॉइंट मिलेगा जहां पर वो शार्पली रह जाएगा आके,
पेपर जलाए होगे बचपन में तुम लोग, नहीं? तो जहां पर 7 हो जाएगा वो हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और कन्वर्जिंग लेंस की केस में आप जानते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस दोनों का लेंथ बराबर है, तो किसी एक का भी लेंथ पता कर लो, आपका काम बन जाएगा। हाउ टू नो द फोकल लेंथ इन केस ऑफ ए डाइवर्जिंग लेंस, जैसे मैं अभी प्रैक्टिकली चेक करके लेंस बता दिया। डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे, वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आई। अब आई से दूर लेना पड़ेगा और लेके आप चेक करोगे तो पता चलेगा, बट फॉर दैट यू होल्ड ऑन, क्योंकि बाद में हम लोग उसको भी पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रहा है? यस। तो ये हो गया पोजीशन। और इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक है लेंस फॉर्मूला, दूसरा है लेंस मेकर फॉर्मूला। डोंट कंफ्यूज इन द एग्जाम। अक्सर ज्यादा आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि 4-5 मार्क के लिए आता है, इवन CHSE वालों को भी 4-5 मार्क के लिए आता है। लेंस फॉर्मूला आएगा तो 1 मार्क का या 2 मार्क का आएगा, ठीक है? तो लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों हमें सीखना है। तो ये पॉइंट नंबर कितना गया? ये पॉइंट नंबर 9 चला गया। नाउ लेट अस गो टू पॉइंट नंबर 10। नोट पॉइंट नंबर 10, लेंस फॉर्मूला। That is relation between U, V, F। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी नहीं। U क्या है? ये भूल गए क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। V is distance of image, F is focal length। ये सब चीजें मालूम। And when I say F, I talk about the second principal focus। ठीक है? रिलेशन निकालना। तो इसके लिए पहले हम लेंगे साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन क्या कहता है? कहता है कि all distances are measured, all distances are measured from the optical center, optical center, all distances are measured from the optical center। ठीक है? Direction of incident ray is taken positive and height of object is taken पॉजिटिव। ये छोटा सा पॉजिटिव के चलते नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ रहा है। ये है टेकन पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। यस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, मतलब उल्टे डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। फोकस refers to second principal focus, which is positive for converging lens and negative for diverging lens। क्या बात समझ में आया? ये है साइन कन्वेंशन। सारा डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है?
और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लेंगे, डायरेक्शन ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लेंगे। सपोजिंग, बस आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये चीज, सपोज हमारे पास एक स्केल है, दिस इज व्हाट इज ए स्केल, ये एक स्केल है और ये स्केल में दिया गया है कि ये है 0 सेंटीमीटर मार्क, ये है 100 सेंटीमीटर मार्क, इट्स ए मीटर स्केल। चलो ऐसा दिया गया है और आपको बताना है। ये जो स्केल है आपको दिया गया है कि यहाँ पर हमने एक मिरर रखा कहीं, मान लो कि the mirror sorry the lens is kept somewhere here। कहाँ पे रखे हैं लेंस को? सपोज लेंस को हम रखे हैं कहीं एक 40 सेंटीमीटर लेंस, ये पोजीशन क्या है 40 सेंटीमीटर। और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, कहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है। और सपोज यहाँ पे कोई एक इमेज बन गया ऐसे, कहाँ पे बन गया? ये बन गया मान लो कि ये कुछ यहाँ पे बन गया, कहाँ पे 65 सेंटीमीटर। 65 में बना होगा तो छोटा होगा, 65 में बनेगा तो छोटा बनेगा, हाँ 65 बनेगा तो छोटा बनेगा, हाँ ये बन गया इमेज। क्या आप मुझे बता सकते हो इन दिस केस व्हाट इज यू? ऑप्टिकल सेंटर तो यहाँ पे है, यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां से मेजर करेंगे? यहां से मेजर करेंगे। कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? हाँ ये भी दिया है, ये हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, जबकि ये हाइट दिया है समथिंग लाइक 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया यदि 10 40 30, ये कितना 25, 25/3 5 सेंटीमीटर। मैच करना चाहिए ना, नहीं तो वैल्यू नहीं निकलेगा। ये 6 होगा तो ये 5 होगा, ठीक है। ये 25 है, ये 30, हाँ ठीक। तो अब देखो, अब मुझे बताओ कि u का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए। अच्छा पहले इनसे कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकल के जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, दैट मींस ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ऐसा होगा तो नेगेटिव कहेंगे, ऐसा होगा तो नेगेटिव कहेंगे। समझ में आया? तो बताओ व्हाट इज u? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां से? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम हियर। ये 40 है, ये 10 है, तो ये कितना हुआ 30। कितना लिखेंगे? +30 और -30, क्योंकि it is measured in the opposite direction of incident ray। क्या कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? यहां से यहां तक का, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना है? इज इट 25? यस। समझ में आ रहा ना साइन कन्वेंशन? अच्छा अगर हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, क्या है, क्या है, क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ है तो 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज वो तो उल्टा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आना चाहिए। और ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इसका फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? फोकल लेंथ को कन्वर्जिंग लेंस में पॉजिटिव लेते हैं, डाइवर्जिंग लेंस में नेगेटिव लेते हैं। ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। फोकस रेफर्स टू सेकंड प्रिंसिपल फोकस व्हिच इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग एंड नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। क्या सबको सारा चीज याद रह गया? ठीक है, आज हम लोग क्लास को यहीं पे खत्म कर देंगे क्योंकि आई हैव सम अदर क्लास आल्सो राइट नाउ। तो मैं ये बोल रहा था कि लेंस में थोड़ा कुछ आपको समझाया, ये बैकग्राउंड से, और हो सकता है कि स्कूल वाले इसके ऊपर अभी तक डायरेक्टली कुछ नहीं पूछेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने में कुछ बनता नहीं अगर ये नहीं समझे होगे तो। एंट्रेंस वगैरह में तो इसी से क्वेश्चन आएगा, एंट्रेंस वगैरह में इसी से क्वेश्चन आएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा तो बाई चांस में, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन आएगा ये सब पे ऊपर क्वेश्चन आएगा। अभी हम लेंस फॉर्मूला डिराइव नहीं किए हैं, एनीवे विल डू इट इन टाइम। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास।
तब तक के लिए जय हिंद।